स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्राची और मैं आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर क्लास में बेहद स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है बायो फोर्टिफाइड फूड। तो बायो फोर्टिफाइड फूड को समझने से पहले जो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे एंड देन देखेंगे किन टेक्नोलॉजीज की मदद से बायो फोर्टिफाइड फूड को जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन इसका बेनिफिट क्या होता है, इसको लेकर चैलेंजेस क्या है, इस पर डिस्कशन एक करेंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक है द प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। तो ये प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम है क्या और इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर सामने आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है। थर्ड हमारा टॉपिक है बायोसिमिलर्स। तो बायोसिमिलर्स होते क्या है, ये जेनरिक मेडिसिन से डिफर कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन फोर्थ टॉपिक हमारा होने वाला है फास्ट रेडियो ब्रस्ट, तो इसके बारे में समझेंगे। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस जिसको पिंक आई भी बोल देते हैं, ये आपको दरअसल सिटीज में थोड़ा सा फैलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, काफी न्यूज आपने सुनी होगी। तो इसके बारे में क्या सिम्टम्स हैं, क्या कोजेस हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, चर्चा करेंगे। देन लास्ट में हमारा जो टॉपिक है अगेन एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज रेबीज। तो रेबीज का कॉज क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है एंड ये न्यूज में क्यों था फिलहाल, इसके बारे में जो है हम यहाँ पे एक डिस्कशन करेंगे। और हम इससे पहले अपनी क्लास स्टार्ट करें, दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। सबसे पहला 31 जुलाई को हमारा जो बैच हमने शुरू किया था उसमें एडमिशन्स क्लोज हो रहे हैं। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और अगर किसी भी वजह से आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों भाषाओं में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं फैकल्टी कोड प्राची लाइव। इस बैच को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और होने भी चाहिए। दरअसल किसी भी बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले पूछने चाहिए। जब आप पूरे सेटिस्फाई हो जाए तभी ज्वाइन कीजिए। तो उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर पिंग कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछिए, मेरे द्वारा आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही कम टाइम बचा है तो थोड़ा सा जो है चीज़ों को मिलकर करते हैं, राइट है। इसके अलावा जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसके PDF को भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तब भी आप जो है टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों ही इन्फॉर्मेशन के बारे में हम क्लास के एंड में भी बात करेंगे। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वैसे भी आपको क्लास तो पूरा देखना ही है, राइट है। चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले एक और चीज़ बता दो, ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास है, राइट है। एनवायरमेंट वीकली करंट अफेयर का क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है संडे को। अगर वो नहीं देखा था तो उसको देख लेना। चलो, बायो फोर्टिफाइड फूड। ओके, पहले समझते हैं कि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है, राइट। तो देखो, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, टेस्ट के लिए? नो, एक्चुअली हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। आवर बॉडी इज लाइक अ इंजन और इस इंजन को फ्यूल देना जरूरी होता है। तो जनरली हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन जो है मिलते हैं, राइट है। लेकिन अगर भारत जैसे देश की बात की जाए तो जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड इसके अलावा कुछ लोगों को खाना तो मान लीजिए फिर भी उपलब्ध है कि उस पर सस्टेन किया जा सके, लेकिन जो न्यूट्रिशन कंटेंट है उस फूड का वो बहुत कम है। दैट्स वाई एक हिडन हंगर जो है भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में देखी जाती है। हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि आपको लाइफ सस्टेन करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड तो मिल रहा है, लेकिन जो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, है ना, अपने आप का फुल पोटेंशियल एक तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, अपनी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे कि भाई जो है हम बहुत ही लेस अमाउंट का आप प्राइस पे करके जो है राइस परचेज कर सकते हैं, आटा ले सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन के सप्लीमेंट के लिए एग, मिल्क वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम भी काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ तक कि मिड डे मील योजना भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ओके, दिस इज तो मतलब जो ऑलरेडी चल रहा है। कई बार क्या होता है कि ये जो फूड है, एक तो ये उन लोगों तक पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट क्वांटिटी में पहुंच नहीं पा रहा है। दूसरा, ये जो नॉर्मल फूड है कई बार इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सफिशिएंट नहीं है कुपोषण की समस्या से फाइट करने के लिए। परफेक्ट है।
तो हमें एक सजेशन एक्चुअली सामने निकल कर आया बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि क्यों ना हम अपने खाने के अंदर जो नेचुरली एक न्यूट्रिशनल कंटेंट रहता है उसको अनहेंस कर दे। यानी कि सीधी सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो दरअसल जो आपका भोजन है, अगर हम उसमें किसी भी तरीके से जो पोषक तत्वों की मात्रा है उसको हम बढ़ा दें, न्यूट्रिशनल जो उसकी वैल्यू है उसको हम एनहेंस कर दें, दैट मीन्स हम फूड का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। इसी तरह के फोर्टिफाइड राइस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए थे। तो फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि खाने के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देना, एनहेंस कर देना, परफेक्ट है। अब यहाँ पे जब इस फोर्टिफिकेशन के सामने बायो लग गया है, ठीक है, तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट में कुछ चेंज है। देखो, फूड फोर्टिफाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जो है फूड के अंदर अलग से जो है न्यूट्रिशनल कंटेंट को डाल सकते हो। एंड एक तरीका ये हो सकता है कि आप फसलें ही अपनी जो है ऐसी बना दो कि उन फसलों से जो आपको फूड मिले, ठीक है, उन फसलों से जो आप बेसिकली सीड लेते हैं उनका एक ऐसा आपने ब्रीड तैयार कर दिया कि जब उस ब्रीड को अब आप यूज करोगे कल्टीवेशन के लिए तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा पहले से ही है। यानी कि फॉर एग्जांपल राइस की ही बात कर लेते हैं। तो एक तो राइस की आपकी नेचुरल जो फसल है वो है, उससे नेचुरली जो राइस आपके प्लेट में आता है ना, आप उसको कंज्यूम करते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है राइस की हम एक ऐसी वेराइटी तैयार कर लें जिसके जो सीड्स हैं, है ना, या जिसकी सैपलिंग्स हैं, जिसकी मतलब एक ऐसी ब्रीड है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है। जब हम उस सैपलिंग का यूज़ करके, उस ब्रीड का यूज़ करके बार-बार खेती करेंगे, उससे जो राइस हमारे पास आएगा, उसमें क्या है, ऑलरेडी ही क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है? तो इसी को हम क्या है, बायो फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। बायो मतलब हम जैव की कुछ बात कर रहे हैं, जैव मतलब जो हमारी ओरिजिनल फसल है ना, उन फसलों में ही हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको किया जा सकता है। जैसे आपको अगर पिछले वाले लेक्चर याद हो तो हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था भाई फसलों का जो जीनोम है उसमें चेंज करके, है ना, आप बेसिकली क्या है फसलों के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बढ़ा सकते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्पर है उसका यूज करके आप जो है वहां पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जिस टेक्नोलॉजी को लेकर डिटेल से बात करेंगे, ये एक बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है, एक परंपरागत तरीका है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं जुड़ेगा, इसमें कुछ हम जीनोम के साथ एज सच छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन नेचुरली ही हम क्या कर लेंगे कि फसलों के अंदर जो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको एनहेंस करेंगे। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों था, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जो फिक्की है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनकी तरफ से एक रिपोर्ट जो है बेसिकली रिलीज की गई है, बायो फोर्टिफिकेशन ए पाथवे टू इम्प्रूव इंडियाज न्यूट्रिशनल आउटकम, जिसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि देखो भारत के अंदर जो बायो फोर्टिफिकेशन का मार्केट है इसको बेसिकली एक तरीके से प्रमोट करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है। एंड देन उस स्टेप्स के बारे में रिपोर्ट में जिक्र किया होगा। दिस इज द वन थिंग, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो व्हाट आर बायो फोर्टिफाइड फूड, अब समझ में आ गया होगा। बायो फोर्टिफाइड वैसी फसलें हैं, वैसे क्रॉप्स हैं जिनमें हमने क्या किया है, जानबूझकर हमने उनको ब्रीड किया है और उनके अंदर हाइयर न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है, क्या है, हाइयर न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है वो है कंपेयर टू उनके जो कन्वेंशनल काउंटर पार्ट थे। परंपरागत जो चावल थे और जो हमने बायो फोर्टिफाइड चावल बनाए हैं, तो इन वालों में क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस है बायो फोर्टिफिकेशन का, ठीक है जी, ये वाला जो प्रोसेस है इसमें हम कन्वेंशनल जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं उनका ही यूज करते हैं। हम कुछ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स नहीं बना रहे, हम कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं बना रहे लैब्स में। ठीक है, हम क्या है, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, उनसे ही इस तरह की फसलें तैयार कर रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये तो पता है
कि जो आपका प्लांट होता है उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है ना। एक प्लांट के अंदर फीमेल ऑर्गन मेल ऑर्गन दोनों हो सकते हैं, या फिर फीमेल ऑर्गन है मेल ऑर्गन किसी दूसरे से पॉलिनेशन होता है। एंड पॉलिनेशन की वजह से बेसिकली क्या है, आप कह सकते हो एक प्रोडक्शन प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉलिनेशन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। देखो किसान क्या करेगा, मान लीजिए ये उसकी वैसी फसलें हैं, है ना, जैसे कि नॉर्मली परंपरागत रूप से जो है उसके द्वारा बेसिकली क्या है कल्टीवेट की जाती थी। यहाँ पे एक दूसरी तरह की जो है बेसिकली क्रॉप को हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, एक दूसरी तरह की क्रॉप को सिलेक्ट किया है जिसके अंदर वो ट्रेट है, जिसके अंदर वैसे गुण हैं जो कि हमें चाहिए। ठीक है जी, हमने वैसी फसल को चुना है जिसके अंदर वैसे ट्रेट्स हैं, वैसे गुण हैं जो कि हमें बेसिकली चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में पॉलिनेशन करवाएंगे। ठीक है जी, इन दोनों का पॉलिनेशन आपस में करवाएंगे। तो जब इनका पॉलिनेशन होगा, है ना, उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद, ठीक है जी, जो सीड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो सीड आपके प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर क्या होगा, इसके ट्रेट भी आ चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें मान लीजिए आयरन और जिंक की मात्रा ज्यादा थी, तो जब आपने इसका इसके साथ एक पॉलिनेशन करवाया, एक क्रॉस ब्रीड आपने यहाँ पे करवाई है, तो आपकी जो ये मान लीजिए आयरन और जो आपका ये जिंक था, इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो इन नए वाले सीड्स में क्या है ज्यादा होगी। ठीक है, ये तरीका होता है बेसिकली बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स को प्रिपेयर करने में। अब देखो मान लीजिए अगर इसको लेकर भी अलग अलग तरीके हैं, मान लीजिए जो ये प्लांट है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं। कई बार क्या किया जाता है, उसके मेल ऑर्गन्स को हटा दिया जाता है ताकि वो आपस में ही जो है उस पॉलिनेशन को ना कर पाए, ताकि दूसरे वाला जो है यहाँ पे पॉलिनेशन कर पाए। कुछ और इस तरीके के तरीके होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और ये जो बेसिकली कराया जा रहा है ये एक बार में करने से नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो जरूरी थोड़ी है जो सीड्स आपके पास आएंगे उसमें डिजायरेबल क्वांटिटी आपको जो है ट्रेट्स की मिल गई हो। नो, ये वाली जो बेसिकली प्रोसेस है इसको बार बार क्या है रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसको बार बार रिपीट किया जाता है एंड एक टाइम के बाद जाके जो सीड्स आपके पास आएंगे, जो फाइनल आउटपुट आपके पास आएगा, वो फिर वैसा निकल के आएगा जिसमें वो एनहेंस जो है वैल्यू है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब देखो बेसिकली करना क्या है, बेसिकली करना ये है, ये जो जीनोम इस नेचुरल प्लांट क्रॉप का यहाँ पे था इसमें हम चेंज कर रहे हैं। अब इसमें चेंज करने के लिए या तो आप ये जो कन्वेंशनल मेथड है खेती के, ठीक है, इनको यूज कर लीजिए, या फिर आप क्या है जो आपके ट्रांसजेनिक क्रॉप होती हैं, है ना, यानी कि आप जेनेटिक चेंजिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके कुछ कर लीजिए, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की हमने बात की थी तो वो कर सकते हैं। बट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को लेकर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक अपोज देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने हम इस बात को लेके भी आगाह किया है कि हमें उन्हें लॉन्ग टर्म के जो उनके एक इम्पैक्ट्स हमारे इकोसिस्टम पे देखने के लिए मिलेंगे, हमें वो भी नहीं पता, तो उनको तो अभी इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा। बट दिस इज़ अ नेचुरल मेथड ना, पॉलिनेशन तो पौधों में होता ही है, तो आप पॉलिनेशन ही करा रहे हो। बस आपने एक पर्टिकुलरली जो है यहाँ पे जो है प्लांट को सेलेक्ट किया है जिनके अंदर वो ट्रेट्स हैं जो आपको चाहिए, एंड टाइम के साथ जब ये होता रहेगा तो फिर आपको जो है अपने डिजायरेबल सीड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो बायोफोर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स को जो है यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी फूड क्रॉप्स है उसके अंदर जो एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। गोल क्या है भाई, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है जिसको हिडन हंगर भी कहते हैं, उसको जो है कम करना, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है। टेक्निक्स की बात करें, पहला आपका कन्वेंशनल ब्रीडिंग है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड ही यूज किया जाता है, लेकिन क्रॉस ब्रीड कराते हैं आपकी क्रॉप की नेचुरली, ताकि उसमें क्या है स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट है वो आ जाए। अब ये वाली जो फसल थी, ठीक है, ये वैसी फसल है जो लोकल एनवायरनमेंट को लेकर अडेप्ट है, जो आप अपने यहाँ सामान्य रूप से कल्टीवेट करते हैं। ये आपने वो चुना जिसके अंदर वो डिजायरेबल ट्रेट है, तो अब ये तो भाई लोकली
ऑलरेडी अडेप्टेड एक आपका फसल है ही, इसमें बस ट्रेड डाल दीजिए, धीरे धीरे आपका ये बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, लोकली अडेप्टेड और जो वाइडली ग्रोन वेराइटीज होती हैं उनको यूज किया जाता है, उसके अंदर बेसिकली एक सेलेक्टिव प्लांट से क्रॉस ब्रीड कराया जाता है एंड देन आपको एक फाइनल आउटपुट मिल जाता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, तो रिसर्च क्या करते हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्ड वेराइटीज को बेसिकली सेलेक्ट करते हैं जिनके अंदर नेचुरली हाई न्यूट्रिशनल जो है होते हैं, और फिर इनको डोनर या फिर प्लांट लाइंस के रूप में, सॉरी पेरेंट लाइंस के रूप में जाना जाता है। ये डोनर है क्योंकि इन्हीं से हम उनका फिर क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। फिर आपको पता है एक बैक क्रॉसिंग भी कराई जाती है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लो। देखो, जब हमने इस प्लांट को बेस रखा है और इसको सिर्फ इसलिए रखा है कि इससे कुछ ट्रेट्स इसमें आ जाए, मेजरली तो हमें इसके ही बेसिकली जो गुण हैं वो चाहिए, हमने तो थोड़ा बहुत एडिशनल इसमें ऐड किया है। तो कई बार क्या होता है, इस फसल को वापस से जो है रिप्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो इसके ट्रेट्स हैं वो स्ट्रांगली इसमें रहे और ये वाले थोड़े बहुत इसके अंदर आ जाए जितने हमें चाहिए थे। सालों तक चलने वाला ये जो है प्रोसेस होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बैक क्रॉसिंग भी कराया जाता है, यानी कि आप क्या करते हैं, जो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप आपकी तैयार हो गई है, इसके और इसके क्रॉस ब्रीडिंग से जो आपकी बायो फोर्टिफाइड एक क्रॉप तैयार हो गई, जो सीड्स आए हैं उनको वापस से आप किसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराते हो, जो आपकी लोकली अडेप्टेड प्लांट थे, ठीक है, उनके साथ फिर से कराते हो, ताकि क्या हो, सेवरल जनरेशंस तक ऐसा चलता रहेगा, ताकि परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए, एक परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। इसी में एक वर्ड ध्यान रखिएगा, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ठीक है जी, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या होता है, इस ब्रीडिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यूज किया जाता है। देखो मैंने आपको बताया था ना, हमारे अंदर जो भी गुण हैं, हमारे जो ट्रेट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो उनके जेनेटिक मेकअप की वजह से, वो उनके जीनोम की वजह से हैं। तो अगर हमें जो ट्रेट चाहिए उसके रिस्पॉन्सिबल जो बेसिकली उसके जीन्स हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें तो अब हमें पता है कि हमें ये वाले जो है आगे ट्रांसफर करनी है। तो इसके लिए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का यूज किया जाता है। कुछ जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, ठीक है जी, जो बेसिकली कुछ न्यूट्रिएंट ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि पहली बात तो हम उनको सेलेक्ट कर सके, जिस जिस फसल में बेसिकली हमें वो ट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स हमें उसे एज अ डोनर प्लांट यूज करना है, और साथ में हम प्रेजेंस भी चेक कर सके, बाद में जो उनके ऑफस्प्रिंग आए हैं, ठीक है, बाद में जो हमने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया उसके अंदर भी वो ट्रेट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन यूज किया जाता है। अब यूपीएससी में क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता है, अगर वो थोड़ा घुमा के बनाना चाहे, कि रिसेंटली मार्कर असिस्टेड जो आपके सिलेक्शन थे वाज इन न्यूज़, ठीक है, तो किस चीज से रिलेटेड थे, अब वो ऑप्शन दे देंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप से रिलेटेड थे, है ना, बेसिकली क्या है, बायो फोर्टिफाइड फूड से रिलेटेड थे, या किसी आप मान लीजिए किसी क्या है वैक्सीन से रिलेटेड थे, ठीक है, ऐसे वो ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कंटेक्स्ट में इसको पढ़ा है, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा देखो मैंने क्या बताया था, कौन कौन सी टेक्निक्स जो है यूज हो सकती है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग को हमने डिटेल में कवर कर लिया, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक आपका म्यूटाजेनेसिस भी होता है। तो म्यूटाजेनेसिस में क्या होता है, आपको पता है ना, जीन में अगर आप कुछ भी चेंज कर देंगे तो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, ठीक है, एक म्यूटेशन हो जाता है। तो आप कुछ इस तरह की जो है रेडिएशन या फिर कुछ केमिकल्स आप जो है उस पर अप्लाई करते हो कि जिन के अंदर म्यूटेशन हो जाए। अब इससे कई बार आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो है मिल जाता है, वो उसमें वैसा म्यूटेशन हो जाता है जैसा आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते थे। इट्स नॉट फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, बट यस ये भी एक टेक्नोलॉजी है, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब ये जो इतनी मेहनत हो रही है इसका बेनिफिट क्या है, सीधी सी बात है, फूड फोर्टिफिकेशन का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है पॉपुलेशन में हमारी, उसको बेसिकली ठीक किया जाए, ओवरऑल हमारी जो पब्लिक हेल्थ है, वेल बीइंग है, वो जो है यहाँ पे अच्छा हो जाए। यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, जिसके बारे में मैंने एक अभी वर्ड यूज किया था, दैट इज हिडन हंगर, है ना। तो ये जो बेसिकली हिडन हंगर है इसको ठीक किया जाए, जैसे कि आपका आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, आयोडीन, ये कुछ डेफिशिएंसीज है जिनकी वजह से ना काफी ज्यादा आपको हेल्थ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वीकन इम्यून सिस्टम, है ना, ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज। अगर आपका फूड ठीक ठाक है
है ना, आपका सब कुछ बढ़िया है, स्टिल आप थोड़ा देखते हो कि यार मैं बीमार बड़ा रहता हूँ, इतना अच्छा तो खाता पीता हूँ। कई बार हो सकता है कि शायद आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, है ना? तो उनको ट्रीट करना यहाँ पे क्या है, बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट है। अब भारत में इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को जो है डेवलप कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट का कहना यह है कि हमने ऐसी 21 जो है वैरायटीज बेसिकली बना ली हैं अब तक। स्टैपल्स उसमें व्हीट, राइस, मीट, मिलेट्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स वगैरह के हैं। ठीक है जी। इन क्रॉप्स में जो है 1.5 से लेकर 3 गुना तक हायर लेवल है प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का। परफेक्ट है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें भी कुछ बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स की वैरायटीज को जो है बेसिकली डेवलप किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है सरकार के साथ मिलकर। एक हार्वेस्ट प्लस है, ये ग्लोबल लेवल पर एक इनिशिएटिव है जो अलग अलग सरकारों के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को लेकर काम कर रहा है। एंड देन एक नेशनल न्यूट्रिशनल जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसमें इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है कि भारत में जो मॉल न्यूट्रिशन की समस्या है इसको एड्रेस करने के लिए बायो फोर्टिफाइड फूड भी एक सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सबसे डिटेल डिस्कस करने वाला टॉपिक था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब इसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम लिया है। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स है बहुत क्विकली कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, द प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। तो देखो न्यूज में क्यों था, रिसेंटली जो गूगल का डीप माइंड है उन्होंने ये रिलीज किया है कि भाई हमने ना 200 प्रोटीन के 200 मिलियन 200 मिलियन प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनको भाई समझ लिया है और उनके द्वारा वो स्ट्रक्चर जो है रिलीज किए गए हैं। कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम था इसका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया गया है। अब ये प्रोटीन फोल्डिंग बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये है क्या। ठीक है, देखो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ना बेसिकली अमीनो एसिड्स है ना, उनसे ये बने होते हैं। ठीक है जी। अब ना आप देखो इनके अंदर आपको ना 3D बेसिकली एक स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलेगा। ठीक है, एक माला का एग्जाम्पल लीजिए, है ना, किसी माला के अंदर इस तरह से बिट्स जो है लगे होते हैं, मोती मान लीजिए, है ना, इसी तरीके से अमीनो एसिड से मिलकर बहुत आसान समझेंगे आपका जो है बेसिकली प्रोटीन्स बने होते हैं। अब देखो ये एक 3D स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ना कई सारे फोल्ड, कुछ इस तरह के सीक्वेंस, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखो किसी प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर है ये समझना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि भला वो प्रोटीन जो है आपका, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, वो अगर मान लीजिए किसी वायरस का वो प्रोटीन था जो किसी डिजीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल था, तो उसके लिए कल को अगर एक वैक्सीन डेवलप करनी है तो उसको कैसे करना है। ठीक है जी, तो इस वाली सिचुएशन को, ये जो प्रोटीन का ये वाला जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग, और क्योंकि हमें समझ नहीं आता तो इसको बोल देते हैं प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब देखो एक तरीका ये होता है इस फोल्डिंग प्रॉब्लम को समझने का कि कंप्यूटर्स एल्गोरिदम के माध्यम से जितने पॉसिबल फोल्ड हो सकते हैं भाई उन सब को जो है एक तरीके से रन करके देख लो, जो मैच कर जाए वही होगा। बट अगेन मिलियंस ऑफ तरीके जो है यहाँ पे हो सकते हैं, है ना, तो उनको फिर आइडेंटिफाई करने में कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये है कई बार जैसे कोविड जैसी अगर एक बीमारी जब ग्लोबल लेवल पे फेस की जाती है तो हमें क्विक सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बेसिकली ये जो प्रोटीन के फोल्ड्स हैं ये आपके सामने एक तरीके से क्या है, पजल है। ठीक है, एक तरीके से पजल है। बचपन में आपने वो वाले पजल्स खेले हैं जिसमें इस तरीके से जो है एक पूरी की पूरी मान लीजिए पिक्चर होती है। ठीक है, और इस पिक्चर के अलग अलग पीसेस जो हैं आपको दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि देखो दिस इज द पिक्चर, ये पीसेस है, इनको जोड़ के ये बनाओ। तो चलो नाउ यू हैव अ आइडिया ना कि भाई इनको जोड़ तोड़ के ये बनाना है, एटलीस्ट पता तो है किधर जाना है। ये जो बेसिकली पजल है प्रोटीन फोल्ड्स की, हमें पिक्चर ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं फाइनल आउटपुट क्या है, तो इसके फोल्ड्स को हम फिर समझे कैसे। तो ये एक बहुत बड़ा क्यों है चैलेंज था।
तो देखो यहीं पे वही बताया गया है, प्रोटीन जो है लीनियर चेन जो अमीनो एसिड्स की होती है उससे बना होता है। इनका जो ये 3D स्ट्रक्चर है ये डिटरमाइन करता है इनके फंक्शन का, कोई प्रोटीन क्या काम करता है। देखो मैंने बताया था ना, प्रोटीन्स ही हैं जो आपके बेसिकली जेनेटिक स्ट्रक्चर को एक तरीके से वो मैसेज देते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, जीन्स फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो प्रोटीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो उसके फंक्शन को समझने के लिए 3D स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। बट भाई इसको तो समझना बहुत मुश्किल काम है, सामने पिक्चर में देख के पता ही चल रहा है ना। तो वही एक तरीका क्या है इनको जानने का कि भाई जो है सैंपल है उसके सारे पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन देख लिए जाए, है ना, जो भी स्पेसिफिक एंगल पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में बनते हैं। बट अगेन एक एक जो है अगर आप मानेंगे टिपिकल प्रोटीन के अंदर 10,300 कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, और इसके मिलियन टाइप के एग्जांपल्स आपको पर सेकंड में भी अगर चेक करके देखोगे तब भी बहुत ज्यादा टाइम आपका यहाँ पे लग जाएगा। यही इसीलिए कहा गया है कि ये प्रॉब्लम है। और अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, समझ रहे हो ये कितना एक वाटरशेड मूवमेंट हो सकता है मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, खासकर बायोटेक में। आप नंबर ऑफ वैक्सीन्स को लेके काम कर सकते हो। प्रोटीन्स को समझना जब इतना इजी हो गया है, रिसर्च, रिसोर्सेस, मनी, टाइम सब कुछ इतना कम लग रहा है, तो जो रेयर डिजीज होते थे, ठीक है, जो आपके नेग्लेक्टेड डिजीज होते थे, इनको लेकर भी वैक्सीन्स मार्केट में आ सकते हैं जिनको कंपनी जनरली अवॉइड करते थे कि भाई इतना पैसा रिसर्च सब कुछ लगाने के बाद जो लोग हैं वो तो कम ही है और कॉस्ट इतना ज्यादा होगा तो हमें तो फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये जो डीप माइंड अल्फा फोल्ड है, ठीक है, ये डीप माइंड अल्फा फोल्ड गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसने 2020 में बेसिकली इस ब्रेक थ्रू को आप कह सकते हैं स्टार्ट किया था, जब इन्होंने 100 प्रोटीन का एक एटॉमिक रेजोल्यूशन एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर दिया था, और इतना बढ़िया कर दिया था कि कोई और सॉल्यूशन तो उसके नजदीक भी नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखो बताया गया कि किस तरीके से ये जो है एक गेम चेंजर हो सकता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि एआई जो है किस तरीके से जो है आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया करती जा रही है। ड्रग्स की डिस्कवरी आसान हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इस प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम को समझे हैं तो आपके लिए रेयर डिजीज, ठीक है, इन सबको जो है समझना और आसान हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एआई का यूज देखो किस तरीके से जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल, चाहो तो उसको नोट डाउन कर लेना, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जो आपका यूएनईपी का वर्ल्ड एनवायरमेंट सिचुएशन रूम है, WESR, उन्होंने एआई को यूज किया है करीब 140 कंट्रीज के अंदर जो रियल टाइम सेंसर्स लगे थे उनसे जो डाटा इकट्ठा हुआ था, उस डाटा के आधार पर ग्लेशियर मास कितना है, सी लेवल कितना है, सी लेवल राइज कितना हो रहा है, इन सारी चीजों को समझने में प्रेडिक्ट करने के लिए। तो एआई के बारे में थोड़ा सा आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो चीजों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सोर्स कोड और जो स्ट्रक्चर ऑफ अननोन प्रोटीन्स है, जो डीप माइंड है वो कह रहा है कि भाई हम इसको पब्लिकली जो है इजीली एक्सेसिबल बना देंगे ताकि जो है बाकी की डिस्कवरीज भी यहाँ से होती रहें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया है, अब ड्रग्स की डिस्कवरी काफी फास्ट हो जाएगी, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फार्मा कंपनीज हैं वो बेहतर जो है यहाँ पे अपनी रिसर्च वगैरह फिर कर पाएंगी क्योंकि टाइम अब कम लग रहा है, हेल्प मिल रही है। तो जो मेडिकल आपकी फील्ड है उसमें आपको काफी एक अच्छा खासा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। करेक्ट है, बढ़िया। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बायोसिमिलर्स। न्यूज में क्यों था, तो देखो कुछ साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स ने, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उनको ये कहा है कि आप बायोसिमिलर्स के लिए जो नॉर्म्स उनको आसान मत कीजिए, ठीक है। क्यों मत कीजिए, तब समझ में आएगा जब ये पता चलेगा बायोसिमिलर्स होते क्या हैं, ठीक है जी। देखो किसी भी कंपनी के द्वारा जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इनको बेसिकली यूज करके आपकी कोई जो है वैक्सीन, कोई मेडिसिन बनाई जाती है, राइट है जी। इनको जो ये वाली वैक्सीन या मेडिसिन होती हैं इनको बायोलॉजिकल बोलते हैं, बायोलॉजिकल बोलते हैं। ये एक तरीके से अपने आप में काफी नोवेल है, नए हैं। कंपनी ने बहुत रिसर्च की है, बहुत पैसा लगाया है, बहुत जो है रिसोर्सेज गए हैं, तब जाके पता चला है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे किस तरह की थेरेप्यूटिक जो है प्रॉपर्टीज हम रिसीव कर सकते हैं। देन सीखा है कि किस तरह से उनको वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में यूज किया जा सकता है, और फिर वो बायोलॉजिकल जो है बनते हैं।
क्योंकि किसी कंपनी ने इस पे इतना ज़्यादा एफर्ट डाला है तो कंपनी को इसका पेटेंट मिल जाता है। सिर्फ कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो इनका जो है बेसिकली मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट उतार सके और फिर कंपनी उसको बेचती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है। एक टाइम के बाद, पेटेंट के टाइम के ड्यूरेशन के बाद जेनरिक मेडिसिन इसके बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, क्या बनने शुरू हो जाते हैं? जेनरिक मेडिसिन बनने शुरू हो जाते हैं। जेनरिक मेडिसिन क्या होते हैं, है ना? तो देखो, जो कंपनी ने आपकी ये बायोलॉजिकल बनाए हैं, है ना, ये जो आपका फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे एक नया प्रकार का देखने को मिला है, ठीक है जी, ये तो बिल्कुल नॉवेल था, नया था। लेकिन जेनरिक मेडिसिन जिसमें भारत काफी आगे है, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन जो है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, भाई मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, कोई फंगी, उसका आप यूज कर रहे थे, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं करता, ठीक है, बल्कि कुछ केमिकल्स का यूज करता है जिनको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऑलरेडी बने बनाए केमिकल्स हैं, ठीक है, उन केमिकल्स का यूज करता है। देखो, जिस कंपनी ने ओरिजिनली कोई दवाई बनाई थी, ठीक है, उसने प्रॉपर एक रिसर्च की है, और उसने देखा है कि भाई मान लीजिए ये एक फंगी है, इस फंगी को अगर आप इस तरीके से चेंज कर दो, इसका कुछ जेनेटिक्स में चेंज कर दो, तो ये क्या है, एक तरीके से वैसी प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, वैसी प्रॉपर्टी रखता है जिससे किसी बीमारी को क्या है, ट्रीट किया जा सकता है। ये इसकी अपनी खोज थी, इससे पहले किसी ने नहीं किया था। अब जब इसने कोई मेडिसिन बना दी, तो अब हम इसका एक क्या है, केमिकल कंपोजिशन पता चल गया, है ना, एक इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला पता चल गया, जिसको हम मेडिसिन की भाषा में सॉल्ट बोलते हैं, कि भाई इस दवाई के अंदर कौन कौन से सॉल्ट यूज हुए हैं। तो जब इसका पेटेंट का एक पर्टिकुलर टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये तो बहुत महंगी है, क्योंकि कंपनी ने इस पर काफी रिसोर्सेज लगाए, तो जेनरिक मेडिसिन आप इसकी बना सकते हो। इसके जो सॉल्ट हैं, जब आपको पता है कि इसके अंदर ये यूज हुआ है, ठीक है, तो आप उनकी जगह पे ये जो आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आपके केमिकल्स हैं, उनको यूज कर लोगे। अब आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो द सॉल्ट, राइट, यू नो द रेसिपी ऑफ द मेडिसिन इन अ वेरी फनी लैंग्वेज, ठीक है। तो वैसे आप जो है बेसिकली जेनरिक मेडिसिन बनाते हो, सस्ती होती है और इससे जो है बेसिकली पेशेंट्स को लाभ मिलता है। बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, हमने दो चीजें समझ ली, ओरिजिनल मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन। पढ़ना लेकिन हमें क्या था, बायो सिमिलर। भाई जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझोगे तब तक कहाँ समझ में आएगा, और यूट्यूब पे सब न्यूज़ पढ़ा के चले जाते हैं, बैकग्राउंड किसी को समझ ही नहीं आता। फिर चलो बैक टू द टॉपिक, बायोसिमिलर्स। ये जो आपकी ओरिजिनल मेडिसिन थी, यानी कि जो आपके बायोलॉजिकल थे, ठीक है, ये उनके जैसी ही होती है। वर्ड क्या यूज हुआ है, सिमिलर। ये उनके जैसी ही होती है, लगभग सेम तरह की जो है इनके अंदर थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है जी, बिल्कुल वैसी होती है, बट बिल्कुल कॉपी नहीं है, बिल्कुल कॉपी नहीं है। इन्होंने भी क्या है, इसी तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके मेडिसिन बनी है, और ये जेनेरिक मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो एपीआई जो आपके केमिकल्स थे वो यूज नहीं हो रहे। जेनेरिक मेडिसिन को भूल जाओ, ठीक है, वो तो मैंने बस समझाया कि किस तरीके से किसी मेडिसिन की जेनरिक जो है मेडिसिन बनके मार्केट में आती है, जो कहा जाता है कि इंडिया उस पर काफी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। बायोसिमिलर्स क्या होते हैं, जो ओरिजिनल आपकी मेडिसिन थी, ठीक है, ये उनका न्यू वर्जन होते हैं, ठीक है। जो आपके बायोलॉजिक ड्रग्स होते हैं, एंड माफ कीजिएगा अगर मैं इनको बार बार बायोलॉजिकल बोल रही थी, तो जो आपके बायोलॉजिक ड्रग होते हैं ये उनका ही न्यू वर्जन है, ठीक है जी, यानी कि उनका ही एक न्यू वर्जन है। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो बायोसिमिलर एक बायोलॉजिकल मेडिसिन ही है, ठीक है जी, एक बायोलॉजिकल मेडिसिन ही है, हाईली सिमिलर है किससे, जो कि पहली कोई दवाई जो अप्रूव हुई थी उसके जैसे, जिसको हम रेफरेंस मेडिसिन कह देते हैं। जो एक ओरिजिनल मेडिसिन थी, जो रेफरेंस मेडिसिन थी, वो बनी हुई होगी, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होंगे, तब जाके अप्रूवल मिली होगी, तब जाके फिर मार्केट में आई होगी। बायोसिमिलर भी बिल्कुल वैसी ही है, उसमें थोड़ा बहुत जो है इनोवेशन जो है आपने किया है, ठीक है जी। बायोसिमिलर ड्रग जो है काफी हद तक समान होती है जो बायोलॉजिक मेडिसिन होती है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के, ये भी जो है लिविंग सिस्टम का यूज करके ही बनाई जाती है, ठीक है जी। तो ये हाईली सिमिलर तो होते हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं होते,
ठीक है जी। तो मान लीजिए किसी कंपनी का एक जो उसने ओरिजिनल मेडिसिन बनाई थी उसका पेटेंट का जो ड्यूरेशन था वो खत्म होने वाला है, बार बार पेटेंट जो है दिया नहीं जाता। अब वो कंपनी क्या करेगी, एक बायोसिमिलर मेडिसिन बना देगी कि हमने भाई थोड़ा सा इनोवेशन करके वैसी ही दवाई बनी है। अब जब आपने वैसी ही दवाई बनाई है तो इसके लिए अप्रूवल मिलना भी आसान हो जाता है, ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर करना भी कंपैरेटिवली आसान होता है और मार्केट में इसको उतारने के लिए अथॉरिटी से लाइसेंस वगैरह मिलना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए कंपनीज बायोसिमिलर्स बना देते हैं कि भाई हमने ओरिजिनल एक दवाई बनाई थी उसका पेटेंट हो रहा है खत्म, तो अब हम क्या करें, चलो हम बायोसिमिलर्स बना लेते हैं, ठीक है जी। तो ये वाली चीज है। अब देखो, जेनरिक ड्रग्स से ये अलग होते हैं। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह घुमा के आएगा कि वो आपको बायोसिमिलर और जेनरिक ड्रग्स के बीच का कुछ तो पूछ लेगा, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया है कि जहां बायोसिमिलर बायोलॉजिक यानी कि नेचुरल सोर्स से बने होते हैं, वहीं जेनरिक ड्रग आपके केमिकल्स से बने होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखो क्या होता है, जो आपकी ओरिजिनल दवाइयां हैं ना, जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करके बना रहे हो, उनको आपको चेंज करना पड़ता है, आपको बेसिकली इंजीनियर करना पड़ता है बेसिकली ऑर्गेनिज्म को, ताकि देखो हर जो ऑर्गेनिज्म है थोड़ा बहुत तो डिफर कर ही जाएगा, उनको आप इस तरीके से चेंज करते हो कि हर एक बिल्कुल सेम टाइप ऑफ जो है थेरेपेटिक प्रॉपर्टी रखे, तब उस वैक्सीन का यूज करेंगे, जितने लोगों पर जहां जहां यूज करेंगे सेम टाइप ऑफ इफेक्ट वो दिखाती है, ठीक है। बायोसिमिलर्स की जरूरत क्यों है, देखो जो बायोलॉजिक्स होती हैं, जो ओरिजिनल दवाई होती हैं, बहुत महंगी होती हैं क्योंकि बनाने वाले ने उस पर रिसर्च करने में बनाने में बहुत पैसा लगाया है। बायोसिमिलर्स आपको एक वैसा मीडियम दे देता है, एक तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, पेशेंट्स को जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है वो मिल जाएंगी, एंड कंपनी के लिए भी उसके लिए भी एक फायदे का ये सौदा होता है, ठीक है जी। इनको बनाने का भी टाइम कम लगता है, परफेक्ट है। लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम भी है। पहली प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। देखो किसी भी बायोसिमिलर को मैन्युफैक्चर करना है ना, यूजिंग द सिमिलर स्टार्टिंग मटेरियल एंड उसको प्रोसेस करना, उससे जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा हमें लगता है कि वो सिमिलर होगा, लेकिन कई बार क्या है वो डिफर भी कर सकता है, ठीक है। एनी बायोसिमिलर मैन्युफैक्चर जो है यूज तो कर रहा है सिमिलर मटेरियल, प्रोसेस भी सेम है, लेकिन कई बार जो है वो डिफर कर सकती है इनोवेटिव बायोलॉजिक जो ड्रग होती है उससे। तो अगर डिफर कर गई तो फिर जिस बीमारी के लिए आपने उसको ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया, मे बी वो एज इफेक्टिव ना हो। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली यहाँ पे चैलेंज है वो है इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। इम्यूनोजेनिसिटी देखो, ज्यादातर जो आपकी बायोलॉजिक मेडिसिन होती है ना, ये आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करती हैं, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करती है। ये जो आपके बायोसिमिलर दवाई है ये भी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इन्हीं बायोसिमिलर्स को टारगेट कर दे, तो उससे क्या होगा, कोई फायदा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि बेसिकली बहुत सारे रिस्क के अलावा एक ये भी है कि इनकी जो है इम्यूनोजेनिसिटी में डिफरेंस हो सकता है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोवोक करते हैं, ठीक है जी। जबकि जेनेरिक मेडिसिन में ये इम्यूनोजेनिसिटी वाला जो है काम इतना नहीं रहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी जो पेशेंट की बॉडी में है वो इन बायोसिमिलर्स को अटैक करेंगी और इसको क्या है न्यूट्रलाइज कर देंगी। इसके क्या है बेसिकली सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। देखो हर चीज के साथ अच्छाई भी जुड़ी है तो बुराई भी जुड़ी है, तो इनके साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है जी। बढ़िया, अब हमें सब समझ में आ गया, तो अब हम देख लेते हैं बायोसिमिलर्स को लेकर इंडिया में क्या कुछ चल रहा है। तो देखो भारत में ना बायोसिमिलर को हमने अप्रूवल तब दे दी थी जब तो यूनाइटेड स्टेट और यूरोप वालों ने भी नहीं दी थी। हमारे यहाँ पहली अप्रूव्ड बायोसिमिलर जो दवाई थी जिसको मार्केट किया गया था 2000 में, वो हेपेटाइटिस बी के लिए थी। उस टाइम पे तो कुछ गाइडलाइंस वगैरह थी भी नहीं, हमने फिर भी कर दिया था। इसके अलावा बायोसिमिलर को जो है ये हेपेटाइटिस बी का, इसको यूएस में भी जो है अप्रूवल मिला हुआ है। एंड इसके अलावा जो है आप देखोगे भारत की अभी रिसेंटली एक और मेडिसिन थी उसको भी जो अप्रूवल मिला है, ठीक है जी। दिस इज क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब तीनों टॉपिक हमारे बहुत इजी है, इतना ज्यादा जो माइंड है उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो फास्ट रेडियो ब्रस्ट, देखो एस्ट्रोनॉमर्स जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनको कुछ क्लू मिले हैं मिस्टीरियस रेडियो फ्लैशेस के। कुछ इस तरह के फ्लैशेस, एक जस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ क्लू मिले हैं आपको रेडियो फ्लैशेस के। रेडियो फ्लैशेस मतलब रेडियो वेव्स, राइट है। तो इसके बाद
आपको इनको जो है फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें अलग अलग तरह के वेव्स होते हैं। यहीं पे हम एक रेडियो वेव्स के बारे में देखेंगे और एक गामा के बारे में देखेंगे। ठीक है जी, चलो। तो ये होते क्या हैं? एफआरबीज बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, सिर्फ मिली सेकेंड तक ही बेसिकली ये हो सकता है कि प्रोड्यूस हो, और ये डीप स्पेस में किस सोर्स से रिलीज हुए हैं वो हमें नहीं पता, दैट इज अनआइडेंटिफाइड। 2007 में पहली बार एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे डंकन लॉरिमर, उनकी तरफ से इसकी जो है डिस्कवरी की गई थी। उसके बाद से डजन्स ऐसे सिमिलर इवेंट हम देख चुके हैं, जो भी डाटा हमने अपने रेडियो टेलीस्कोप से इकट्ठा किया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट हमें एक्चुअली में ये नहीं पता चला है कि भाई इनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो ओरिजिन जो है इनका आप कह सकते हैं मिस्टीरियस बना हुआ। कुछ रिसेंट जो बेसिकली रिसर्च की गई है वो सजेस्ट करती है कि आपके मैग्नेट तार से जो है बेसिकली शायद रिलीज होते हैं। जो आपके मैग्नेटार्स होते हैं ये एक तरीके के न्यूट्रॉन स्टार हैं, और इनकी बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होती है। चलो, ये फारबीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ड्यूरेशन की बात करें, वेरी शॉर्ट लिव्ड, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, फ्यू मिली सेकेंड के लिए ही ये जो है लास्ट करती हैं। रेडियो वेव्स होते हैं, एक होते हैं आपके गामा रे ब्रस्ट, जीआरबी। जीआरबी से अलग होते हैं, क्यों? गामा रे नाम में आ रहा है, मतलब वहां पे गामा रेज जुड़ी हुई है, और रेडियो ब्रस्ट मतलब रेडियो जुड़ी है। गामा रे से देयर वाज अ सॉन्ग है ना, कुछ इस तरह का, खैर छोड़ते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे रेडियो वेव्स का यहाँ पे जो है एमिशन होता है, इनक्रेडिबली ब्राइट होते हैं, इतनी ज्यादा इनके अंदर ल्यूमिनसिटी होती है कि जो हमारे जो सन है ना, उसका भी जो आउटपुट है उससे भी 100 मिलियंस ज्यादा, इतनी ज्यादा ये बेसिकली चमकीले आप होते हैं। एक इनके अंदर डिस्पर्जन मेजर दिखता है, जब ये रेडियो वेव्स ट्रैवल करते हैं स्पेस में तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं उससे टकरा के स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने एक वर्ड यहाँ पे सुना, गामा रे ब्रस्ट। गामा रेज हाईली इंटेंस होती है, इतनी इंटेंस होती है कि ह्यूमन के सेल को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। दैट्स वाई जब हम ट्यूमर के ट्रीटमेंट में जो यूज करते हैं रेडिएशन, वो इसी तरीके से करते हैं। तो गामा रेज वेरी इंटेंस, वेरी हार्मफुल। ठीक है, ये भी देखो शॉर्ट लिव्ड हो सकती है, इंटेंस ब्रस्ट होता है, और ये मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। मैंने बताया ना, गामा रेज मोर इंटेंस होती है। ठीक है, और अगर आप देखोगे यूनिवर्स में जितने भी एनर्जेटिक इवेंट होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। फ्यू सेकंड्स में ही ये इतनी एनर्जी एमिट कर देते हैं जितना हमारा सन अपनी पूरी एंटायर लाइफ टाइम में करेगा, ये फ्यू सेकंड्स में इतना कर देते हैं। दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट। लॉन्ग कुछ सेकंड से लेके जो है मिनट्स तक आप कह सकते हैं लास्ट करते हैं, और जनरली माना जाता है कि अगर कोई मैसिव स्टार यानी कि जो सुपरनोवा है वो कोलैप्स कर जाए या दो न्यूट्रॉन स्टार मर्ज हो जाए तो बेसिकली निकलते हैं। जो शॉर्ट वाले वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से लेकर कुछ फ्यू सेकंड्स तक लास्ट करते हैं, और माना जाता है कि जब बेसिकली कोई न्यूट्रॉन स्टार या फिर आपस में मर्ज होते हैं, या फिर जो है कोई न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल के अंदर समा जाता है, तब जो है बेसिकली रिलीज होते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो, स्पेस से वापस आ जाते हैं अर्थ पे, और अर्थ पे तो डिजीज की ही पढ़ने को मिलते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। मुंबई में 20% स्पाइक देखने को मिला है केसेस में। इसके अलावा दिल्ली वगैरह में भी न्यूज आ रही है कि काफी ज्यादा इसके जो है केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। आराम वाली भाषा में इसको पिंक आई बोल देते हैं, राइट है। तो जो कंजक्टिवाइटिस होता है बेसिकली ये क्या है, जो आपकी ना एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है टिश्यूज की, जो आईलिड के इनर सरफेस में होती है, जिसने आपकी आई के जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको कवर किया होता है, उसको बोलते हैं बेसिकली कंजक्टिवा, है ना। इस कंजक्टिवा जो कि एक थिन एक ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ टिश्यूज है, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो जब स्वेलिंग हो जाती है तो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है जो जनरली हमें दिखाई नहीं देते, वो बेसिकली मोर विजिबल हो जाते हैं, एंड जिसकी वजह से जो व्हाइट कलर वाला एरिया है वो पिंकिश रेडिश दिखने लगता है। तो बेसिकली किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से, या किसी एलर्जी की वजह से ये जो है आपकी लेयर है वो स्वेल कर जाती है, एंड उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है जी, अगर देखो बैक्टीरिया या वायरस से हुई है तो ऑब्वियस
ऑब्वियस सी बात है इन्फेक्टियस है, दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। एलर्जी की वजह से हुई है तब ये कम्युनिकेबल नहीं है, तब दूसरों को ये नहीं फैलती है। ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर जो कफ है या स्नीज है उसके माध्यम से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चले गए हैं, या आपने हैंड टू आई का कांटेक्ट हुआ है, देन किसी से हैंडशेक किया हुआ है। इनडायरेक्ट हो सकता है अगर जो टॉवल है या हैंकी है, पिल्लो है, कॉन्टेक्ट लेंसेज है, उनको टच वगैरह किया है। ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, ड्राइनेस आपको देखने को मिलेगी। वाटरी आईज जो है आपकी हो जाती हैं फ्लू की स्टार्टिंग में, देन बाद में एक इचिंग से आपको लगती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन यूज करना होता है। अच्छा, ये मैं पर्सनल एक नॉलेज के लिए भी बता दूं, अगर ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सबसे पहली जो ज़रूरत है, एक तो हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, दूसरी कोई भी ऐसी आई ड्रॉप जो लुब्रिकेंट इफेक्ट देती हो। ठीक है, कोई भी ऐसी आई ड्रॉप जो लुब्रिकेटिंग हो उसको जो है दिन में 3 से 4 बार यूज कीजिए, एनीवन, डॉक्टर की सलाह मशविरा के बाद। तो ये क्या है, पर्सन की जो आई है उसमें मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है, इससे काफी सारे सिम्टम्स से आपको क्या है, आराम मिलता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो अब हमने लास्ट के टॉपिक को देखते हैं, अगेन अ हेल्थ इश्यू, रेबीज। तो अभी देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री का एक जो है डाटा लोकसभा में उन्होंने बताया कि दिल्ली में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स रेबीज की वजह से 2022 में रिकॉर्ड किए गए। ठीक है जी, तो दिल्ली में डॉग्स के प्रॉब्लम को लेकर इश्यू चलता भी रहता है। रेबीज है क्या? इट्स अ जेनेटिक डिजीज, ह्यूमन टू एनिमल होने वाला, बेसिकली एनिमल टू ह्यूमन होने वाला एक बीमारी है। वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, पहले ब्रेन की जो है हेल्थ खराब होती है, देन डेथ हो जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है, रेबीज का इन्फेक्शन अगर एक बार स्टैब्लिश हो गया, देयर इज नो परमानेंट क्योर, बल्कि कोई ढंग का इफेक्टिव क्योर ही नहीं है। 99% ऑफ द केसेस में डेथ हो जाती है अगर इन्फेक्शन स्टैब्लिश हो गया। चंद लोग इससे सर्वाइव कर पाते हैं, जो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है जो मेजरली सिम्टम्स को ट्रीट करता है। रेबीज वायरस वाला जो इन्फेक्शन हो गया है जिसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दिया, वो ठीक ही नहीं होता। ठीक है जी, तो चलिए कॉज क्या है। बेसिकली रेबीज जो वायरस है एक आरएनए वायरस है, ये ध्यान रखना, दिस इज अ आरएनए वायरस। ठीक है जी, जो आपको बेसिकली रेबिडोवायरिडी फैमिली में मिलता है। ठीक है जी, स्प्रेड कैसे होता है, ह्यूमंस में स्प्रेड हो जाता है अगर किसी रैबिड एनिमल का बाइट हुआ है, जैसे कि डॉग्स, उनका जो स्लाइवा होता है वो बेसिकली ट्रांसमिशन का यहाँ पर एक माध्यम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैमल्स में होता है ना, उनको ये इफेक्ट कर देता है। अल्टीमेटली आपका जो है ब्रेन डैमेज यहाँ पर होता है। जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए डॉग का वाइट हुआ है तो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना, स्लाइवा के थ्रू बाइट या बाउंड में, एंड देन यहाँ पे देखोगे इसमें आपका स्वेलिंग देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई लोग बोलते हैं कि अगर डॉग बाइट कर लेता है तो लोग पागल हो जाते हैं, राइट, तो वही है। अच्छा, एक और बहुत खतरनाक बात यह है, कई बार रेबीज के जो सिम्टम्स हैं वो तुरंत आपको दिखाई नहीं देते। समटाइम्स तो जो सिम्टम्स हैं वो आपको सालों बाद दिखाई देते हैं, जब तक आप भूल भी गए कि कभी इस तरह का कोई कांटेक्ट आपका डॉग के साथ हुआ था। तो सिम्टम्स जो है बेसिकली क्या है, सिमिलर होते हैं फ्लू के जैसे, और बेसिकली शुरुआत में तो आपको फीवर, हेडेक, न्यूसिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। देन धीरे धीरे शैलोइंग जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा आप देखोगे हेलुसिनेशन, नींद ना आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। वो पागल जो बोलते हैं ना लोग, कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, देन डेथ हो जाती है। ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, अगर आपने इसके रेबीज के लिए वैक्सीन ले रखी है तो वैक्सीन से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, डॉग्स वगैरह इंक्लूडिंग पपीज का जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड पपीज हैं, जो बेसिकली हमारे पेट डॉग्स हैं, उनसे ये मोस्टली फैलता है। ठीक है जी, 100% फैटल है, यानी कि 100% डेथ इससे हो जाती है। 99% केसेस ऐसे हैं कि डोमेस्टिक डॉग जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमंस के अंदर इसको ट्रांसमिट करने का। ठीक है जी, तो ये आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परफेक्ट है। सबसे ज्यादा दिल्ली में डेथ देखी गई है, देन इसके बाद वेस्ट बंगाल में डेथ देखी गई है। ठीक है, भारत की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, जैसे कि नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम चला हुआ है। ठीक है, जिसमें रेबीज की वैक्सीनेशन का प्रोविजन है, और अगर आप देखेंगे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि एनिमल बाइट का मैनेजमेंट कैसे किया जा सके, सर्विलेंस कैसे हो, है ना, एक कोऑर्डिनेशन वगैरह कैसे चले। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो खत्म होती है। आई होप कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको लेकर एक फियर रहता है कि इट्स रॉकेट साइंस, समझ में नहीं आएगा, ह्यूमैनिटीज वालों को तो नहीं आएगा। दिस इज माय मिशन एंड द मिशन ऑफ माय टीम एज वेल, कि साइंस को एक इतनी आसान भाषा में पढ़ा देना है कि हर कोई कहे कि इस टॉपिक के बारे में आई नो द कॉन्सेप्ट, मुझसे पूछिए। तो मुझे उम्मीद है अगर ये जो मिशन है ये हम अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रह रहा होगा। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इन क्लासेस को लेकर। एंड चलते चलते अगेन मैंने बताया था 31 जुलाई को एडमिशन्स क्लोज हो रहे हैं। प्लीज़ इस बैच में एडमिशन लेने का इससे ज़्यादा सही वक्त और क्या होगा। जुलाई भी खत्म हो गया, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। तीनों भाषाओं में मिल रहा है तो लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है। और कुछ भी पूछना चाहते हो इसकी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, इसकी मेंटोरशिप से रिलेटेड, फैकल्टी से रिलेटेड, प्लीज़ पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची, और जो है कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, है ना, बैच के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर यू, और जो कि है ना, ये मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, तो बेसिकली आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी सच में मेहनत मांगता है, और मेहनत सिर्फ आपकी अकेले की नहीं, इसमें आपकी फैमिली, आपके फैकल्टी, आपका इंस्टीट्यूशन की मेहनत लगती है। हमारे पार्ट पे हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपके पार्ट पे आप तैयार हैं या नहीं, ये आप देखिएगा। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, जल्द मिलूंगी एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।